1502 से स्टार्ट होता है, कुछ प्लासी के युद्ध से मानते हैं और कुछ मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो समाप्त होता है और वहीं से स्टार्ट हम मानेंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो समाप्ति है 1707 से मानी जाती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो हम सबसे पहले औरंगजेब के बारे में, उसके चरित्र के बारे में और उस समय की सामाजिक व्यवस्था और जैसी आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको आधुनिक भारत में जो इश्यूज थे वो समझ में आए। तो मध्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था थी, जो सल्तनत काल में, मुगल काल में जो जो राजा आए, तुर्क आए, गुलाम आए और सैयद आए, उनके बाद जब 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी, उसका जो अंतिम सबसे शक्तिशाली जो राजा था, सुल्तान था, उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। औरंगजेब एक बहुत ही विवादित कैरेक्टर है जिसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम सबसे पहले औरंगजेब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक था दारा शिको, जो बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति का पुत्र था, जो अपने पिता की हमेशा सेवा किया करता था। औरंगजेब, दारा शिको और मुराद। तो इसमें जो जिसका सभी को समर्थन प्राप्त था वो था दारा शिको। सभी चाहते थे कि दारा शिको ही राजा बने और शाहजहां भी यही चाहता था दारा शिको राजा बने। लेकिन औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली और उद्दंड किस्म का एक पुत्र था। जैसा कि मुगल काल में था कि पुत्र सदैव पिता की सत्ता को चुनौती दिया करता था, उसी तरह शाहजहां औरंगजेब भी जिस समय दक्कन में व्यस्त था, उसको पता चला कि उसके पिता की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है और वो अपनी सेना लेकर आगरा की तरफ निकल चला। तो दारा शिको और औरंगजेब और इसके बाकी भाइयों के बीच में युद्ध होना तय हो गया। तो इसमें कुछ लोगों ने, कुछ अमीरों ने दारा शिको का साथ दिया, क्योंकि ये इस्लाम को बहुत ही मानने वाला था और ये क्रूर शासक था। अब इसके साथ जन समर्थन नहीं था और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राजा के साथ जन समर्थन नहीं होता है तो उसका साम्राज्य बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब अपने भाइयों को मरवा देता है, षड्यंत्र से, युद्ध से, जैसे भी करके। अब औरंगजेब को एक बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन इस साम्राज्य की कुछ अपनी ही कमजोरियां थी। जैसे कि इसका पिता जो शाहजहां था वो बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन इसने अपना ज्यादातर जो धन है वो युद्धों में, दक्कन में और कंस्ट्रक्शन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बर्बाद कर दिया। इसने जैसे अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, जो एक विवादित, आज के डेट में विवादित ढांचा है, जिसमें बड़ी मात्रा में धन की बर्बादी की गई, जिसके कारण साम्राज्य कमजोर हुआ। और मुगल साम्राज्य एक मिलिट्री स्टेट था, ना कि एक वेलफेयर स्टेट था। जब भी कोई साम्राज्य मजबूत होता है या स्थापना होती है तो धन के आवागमन के लिए सबसे पहले जिसकी जरूरत पड़ती होती है वो होती है बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग सिस्टम, ताकि धन को रोटेट किया जा सके, इंडस्ट्री सेटअप की जा सके, इंडस्ट्रीज को धन प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट हो और उसके बदले में धन आए। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था, मध्यकालीन व्यवस्था एक मिलिट्री स्टेट थी। भारत में कृषि, अर्थव्यवस्था और जो कपड़ा उद्योग था वो बहुत ही विकसित था, जिसके कारण जो बुलियन ट्रांसफॉर्मेशन था या ट्रांसपोर्टेशन था वो भारत के पक्ष में था। तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसको बोलते हैं वो भारत की पॉजिटिव थी। भारत का प्राइमरी डेफिसिट या ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भारत का दिया हुआ कपड़ा ही खरीदती थी, पहनती थी। और एक विचारक के अनुसार इंग्लैंड के हर घर में भारत के बने हुए सूती और रेशमी कपड़े ही चलते थे। तो अब औरंगजेब को मिला था एक विरासत में कमजोर
और शक्तिहीन राज्य, लेकिन ये एक बहुत ही योग्य शासक था। तो इसके साम्राज्य में क्या था कि जो इसके पहले के जो मुगल शासक थे उनकी बनाई हुई नीतियां ही इसके लिए बहुत ही घातक साबित हुई थी। अब इसके समय में कौन कौन सी नीतियां थी? अकबर ने जो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा बनाई थी, जिसमें महाराणा प्रताप को सम्मिलित करने की कोशिश की गई थी। राजा टोडरमल थे, मान सिंह थे, जिनको 5-5 हजारी के पद दिए गए थे मनसबदार के। लेकिन इसके समय तक आते आते बहुत ही ज्यादा मनसबदार जागीरदारों की संख्या बढ़ गई थी। अब जमीन निश्चित है, एक निश्चित संख्या में जमीन है, तो आप जैसे जैसे जागीरदारों और जमींदारों की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन जमीन तो बढ़ नहीं रही। अब जमीन कैसे बढ़ेगी? औरंगजेब को जब जमीन बढ़ानी है तो वो कहाँ बढ़ाएगा? जाहिर सी बात है, सबसे कम कंट्रोल जो मुगल साम्राज्य का था वो दक्कन पे था। तो औरंगजेब ने क्या सोचा कि ये दक्कन का जो हिस्सा है इसको ये अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आ जाए। जब डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आ जाएगा तो जमीन बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो राजपूत राज्य, खोखर, गुर्जर, इन सभी को जो मनसबदारी दी गई थी वो इनको यहाँ ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन ये ही औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी। औरंगजेब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष दक्कन में गुजार दिए, दक्कन को डायरेक्ट कंट्रोल लेने के लिए। और उस समय इत्तेफाक से या इसकी बुरी किस्मत थी कि इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को समझा, उनमें से एक का उदय हुआ, और वो थे हमारे शिवाजी। मराठा साम्राज्य में शिवाजी को सबसे महानतम या कुशल योद्धा इसलिए माना जाता है क्योंकि जितने भी राजपूत थे या हिंदू राजा थे, उनकी सबसे बड़ी एक कमजोरी थी कि वो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से युद्ध नहीं करते थे। वो युद्ध करते थे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार। जैसे कोई अगर पराजित राजा अगर भाग रहा है या शस्त्र डाल दिए हैं तो उसे भाग जाने देते थे, बिल्कुल भी उसे छेड़ते नहीं थे। कोई बात नहीं, जब हम तब मारेंगे जब उसके हाथों में तलवार होगी। लेकिन शिवाजी तत्कालीन परिस्थितियों को जानते थे। वो जानते थे कि मुगल और मुस्लिम जो शासक थे, जो तुर्क शासक थे, वो युद्ध में नीति शास्त्र का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते थे। उनका युद्ध का केवल एक ही औचित्य था, युद्ध को जीतना। और युद्ध मध्यकाल में सबसे मुख्य जो चुनौती थी वो यही थी। इसी वजह से जो राजपूत शासक थे वो जीत नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो छल कपट का युद्ध नहीं करते थे। लेकिन शिवाजी ने युद्ध में सभी तरीकों का उपयोग किया, छापामार युद्ध शैली का उपयोग किया। जैसा आप सभी को पता है कि जब शिवाजी ने अपने बागनक से एक मुगल सूबेदार का पेट फाड़ दिया था, आते बाहर निकाल ली थी, क्योंकि धोखे से उसने शिवाजी पर अटैक किया था। इसीलिए शिवाजी ने जब तक जीवित रहे तब तक औरंगजेब को दक्कन में पैर पसारने नहीं दिए। और जिसका मेन उत्तरदायी कारण मेन जो परिणाम निकला, मराठा साम्राज्य की शक्ति का उदय हुआ और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर हुआ। क्योंकि किसी भी युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है धन। आप जितने लंबे समय तक युद्ध करते हैं उतने लंबे समय तक आपको धन की हानि होती है। अब धन की हानि हो रही है और धन कहाँ जा रहा है युद्ध में? दक्कन में। कंटिन्यूअस 20 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब अपने उत्तराधिकारियों के लिए, अब औरंगजेब भले ही क्रूर शासक था लेकिन वो एक योग्य शासक भी था। उसने अपने समय की जो परिस्थितियां थी उनको पहचाना। अब उसको जनता का समर्थन नहीं था, वो किसी के भी समर्थन से गद्दी पर नहीं बैठा था। वो गद्दी पर बैठा था अपने बाहुबल के बदौलत। इसीलिए उसमें सबसे पहले एक एक करके जो उलेमा वर्ग थे, जिनका किंग मेकिंग में सबसे ज्यादा रोल था, राजा बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो उसने क्या किया कि उनको प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया। हालांकि पुराने जो मंदिर थे उनको वैसे ही बनाए रखा गया या उनकी मरम्मत की परमिशन दी गई थी, लेकिन जितने भी नए मंदिर थे जो शाहजहां के काल में बने हुए थे उन सभी को उसने तुड़वा दिया। हिंदुओं पर दोबारा से जजिया लगा दिया। जजिया एक ऐसा कर होता है जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को, मुस्लिम शासकों को उस राज्य में रहने के नाम पर दिया जाता है। अब इससे क्या हुआ कि हिंदू इसके अगेंस्ट में जाने लगे, लेकिन इसमें भी एक
किंवदंती है कि सबसे ज्यादा हिंदू जो शासक थे, जो जमींदार थे, वो औरंगजेब के ही शासन में थे। सबसे ज्यादा हिंदुओं को नौकरी औरंगजेब ने ही दी थी। लेकिन इसका क्रूर जो शासन था वो अपने जीवन के अंतिम समय में आया, जब इसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, मंदिर तुड़वाए, केवल इसलिए क्योंकि धन की कमी थी और जो हिंदू मंदिर थे वो धन संपदा से भरे हुए थे। अब क्या हुआ कि अब इसके समय में साम्राज्य की जो स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। ट्रेड एंड कॉमर्स था, वेल डेवलप था, कृषि व्यवस्था लाभ में चल रही थी, जो सकल घरेलू उत्पादन था वो पॉजिटिव था, लोगों के पास भरपूर खाना था खाने को, और जो भी एक्सपोर्ट था वो हमेशा एक्सपोर्ट सरप्लस था। मतलब इंडिया किसी भी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट में नहीं था। तो अब क्या था कि इसकी सबसे जो कमजोर व्यवस्था थी विंध्याचल सतपुड़ा के दक्षिण में थी, इस राज्य में। और ये जो हमारा है ये उत्तर पश्चिम सीमा है। हिंदुस्तान में जितने भी ज्यादातर अटैक हुए हैं वो उत्तर पश्चिम सीमा से ही हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे ये दक्षिण का एरिया है। दक्षिण का एरिया पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ से आना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए बहुत लंबे समय तक ये भारत की सुरक्षा पंक्ति बनी रही। और ये उत्तर में हिमालय विस्तृत है, तो हिमालय की चोटियों को पार करके भारत पर आक्रमण करना अपने आप में एक चुनौती थी। और ये है उत्तर पूर्व का हिस्सा। उत्तर पूर्व का हिस्सा घने जंगली वनों से और जनजातियों से भरा हुआ था, और यहाँ से भी आक्रमण करना भारत की मुख्य भूमि पर अपने आप में एक चुनौती थी। और ये जो पूरा एरिया है उत्तर भारत का, ये नदियों से सिंचित एरिया है। यहाँ पर खनिज संसाधन भरे हुए हैं और कृषि योग्य भूमि भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है डेवलप होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो वो अपने पीछे कैसा समाज छोड़ के गया, कैसी व्यवस्था छोड़ के गया। औरंगजेब एक योग्य शासक था और जब तक वो जीवित रहा तब तक उसने एक केंद्रीकृत शक्तिशाली साम्राज्य को बना कर रखा था। शिवाजी भी अपने साम्राज्य को के उदय के लिए शक्ति संघर्ष में लगे हुए थे, मराठा लगे हुए थे और निजामुल मुल्क लगा हुआ था। हैदराबाद का साम्राज्य भी स्थापित होने की कगार पर था। मुर्शिद कुली खान, ये सभी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही उभरे। क्यों? औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, जैसे फर्रुखशियर हो गया और शाहजहां द्वितीय हो गया और मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य था उसकी व्यवस्था कैसी थी। समाज वैसे ही 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन समाज की जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो अभी भी भारत के पक्ष में थी। भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। अंग्रेजों ने व्यापार करने की अपनी जो परमिशन है वो जहांगीर से प्राप्त कर ली थी सन 1600 में। लेकिन जब उनको लगा कि उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली है तो उन्होंने 1680 में एक प्रयास किया था मुगलों पर आक्रमण करने का बंगाल में। लेकिन औरंगजेब से वो इतनी बुरी तरीके हारे कि उनको भारत छोड़कर बंगाल की खाड़ी में अपने एक बंदरगाह या शिप पर पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखे, माफी मांगी, फिर औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया और दोबारा से भारत की मुख्य भूमि में व्यापार करने की परमिशन दे दी। अब भारत की स्थिति क्या थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे जो शक्तिशाली राजा थे वो संघर्ष में विलीन थे और संघर्ष करके अपना जो साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उसमें हैदराबाद का निजामुल मुल्क, अवध का सादत खान, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, मैसूर, मराठा और अंग्रेज। अभी तक अंग्रेज जब 1680 में मुगलों से हारे तो अभी तक वो कंफ्यूजन में थे कि भारत में धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा है और उन्होंने एकदम से भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो अभी भी ये
वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी ये भारत की मुख्य भूमि को केवल निहार रहे हैं कि कौन भारत की मुख्य भूमि पर राज करेगा। अलग अलग इधर उत्तर भारत में खोखर, गुर्जर और अवध में सादत खान, छोटे छोटे शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए, जिसमें कुछ उत्तराधिकारी राज्य थे, कुछ पराधीन राज्य थे, कुछ स्वतंत्र शासन थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था, जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत से सबसे बड़ी मात्रा में जो एक्सपोर्ट होता था वो मसालों का, सूती कपड़ों का। तो मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था तभी होती है जब वहां एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। अब एक्सपोर्ट भारत से होता था सूती कपड़े का और मसालों का। इसी वजह से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो संसार में, मतलब पूरे विश्व में उस समय भारत सबसे अमीर राज्य था। मराठा शक्ति का उदय हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। अब जैसा कि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम समय में या अंतिम के शासनकाल के अंतिम पीरियड में हिंदुओं पर अपने उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए जजिया लगाया, मंदिरों का विध्वंस किया, तो जिसकी वजह से उसकी हिंदू प्रजा रुष्ट हो गई थी। हालांकि तब भी समाज में मेल मिलाप बना हुआ था, हिंदू मुस्लिम एक भाई के एकजुट होकर प्रेम के साथ ही रहते थे, लेकिन समाज की स्थिति वैसी थी, मुस्लिम समृद्ध थे और हिंदुओं पर अलग अलग कर लगे हुए थे। धीरे धीरे उन करों में छूट दी गई, जैसे जैसे आगे साम्राज्य कमजोर होता गया वैसे वैसे करों में छूट दी गई और धीरे धीरे करके मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, एक हिंदू शक्ति का उदय हुआ। तो मराठा साम्राज्य, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पतन की कगार पर आया और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से विध्वंस हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश हो गया। तो आज के लिए हम पहला लेक्चर इसको यही स्टॉप करते हैं।